एक भारतीय सैनिक की कहानी, वफादारी, अपमान और सम्मान। पंजाब के ग्रामीण इलाके में एक छोटे से गांव के किनारे बसे एक साधारण से घर में 75 वर्षीय बलवंत सिंह जी अपने बगीचे के कोने में लगे अमरूद के पेड़ के आसपास की घास फूस निकाल रहे थे। उनकी उम्र के इस पड़ाव पर उनके बाल पूरी तरह से सफेद हो चुके थे और समय के साथ उनकी कमर भी झुक गई थी। उन्होंने एक फीके रंग का पुराना कुर्ता, एक काले रंग का ढीला ढाला पजामा और कीचड़ से सने बगीचे के जूते पहन रखे थे। उनका घर, जहां उन्होंने अपनी स्वर्गीय पत्नी के साथ अपने जीवन का आधा हिस्सा बिताया था, उतना ही सादा था जितने वे खुद थे। गुड़हल के फूलों की करीने से कटी हुई बाड़, सब्जियों की कुछ क्यारियों वाला एक छोटा सा बगीचा और वह बूढ़ा अमरूद का पेड़ ही उनकी कुल संपत्ति थी। पड़ोसी उन्हें फौजी साहब के नाम से जानते थे, एक शांत बूढ़ा व्यक्ति जो अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद अकेले रहते थे। उनके बच्चे शहरों में अच्छी तरह से बस गए थे। वे केवल इतना जानते थे कि वह एक बूढ़े सैनिक थे जो मामूली पेंशन पर गुजारा करते थे। लेकिन अगर कोई अनजाने में उनकी आंखों में गहराई से देखता तो उन्हें कुछ अलग महसूस होता। वे आंखें समय के साथ धुंधली हो जाने के बावजूद कभी कभी एक दृढ़ता का एहसास कराती थीं, एक बात जैसी पैनी नजर, एक फौलादी अनुशासन जो आग और खून से तपा था। हर सुबह बलवंत सिंह जी सुबह 4 बजे उठते, हल्की कसरत करते और फिर लगन से अपने बगीचे की देखभाल करते। उनका जीवन बिना किसी हलचल के शांति से बह रहा था, जब तक कि एक मंगलवार की सुबह जब वे चाय बना रहे थे, उनका पुराना नोकिया फोन अचानक जोर से बज उठा। बलवंत सिंह जी चौंक गए। इस समय उन्हें शायद ही कोई फोन करता था। उन्होंने फोन उठाया। हाँ, मैं बलवंत बोल रहा हूं। दूसरी तरफ एक युवा महिला की सिसकियों भरी टूटी फूटी आवाज आई। अंकल जी, मैं प्रिया, जयप्रकाश जी की बेटी। पापा। बलवंत सिंह जी का दिल बैठ गया। जयप्रकाश, उनके पुराने साथी। शांत हो जाओ प्रिया बेटी, धीरे धीरे बताओ तुम्हारे पिताजी को क्या हुआ। बलवंत सिंह जी की आवाज गहरी थी लेकिन चिंता से भरी हुई थी। पापा को स्ट्रोक हुआ है अंकल जी, अचानक। अभी दिल्ली के नेशनल सेंट्रल हॉस्पिटल में बहुत गंभीर हालत में हैं। डॉक्टर कह रहे हैं कि हालत बहुत खराब है। अंकल जी, हमें किसी भी चीज के लिए तैयार रहने को कहा है। पापा बस आपका नाम बुला रहे हैं। शेरदिल। बलवंत सिंह जी के हाथ से चाय का कप गिर गया और फर्श पर बिखर गया। गर्म चाय उनके पैरों पर गिरी, लेकिन उन्हें कुछ महसूस नहीं हुआ। एक पल में 75 वर्षीय बूढ़े व्यक्ति का अस्तित्व जैसे गायब हो गया। उनकी आंखों के सामने अब उनकी छोटी सी रसोई नहीं, बल्कि 50 साल पहले भारत पाक सीमा पर धुएं और बारूद से भरा सियाचिन का बर्फीला रेगिस्तान था। यह 1971 का युद्ध था। उस समय एक युवा और बहादुर बटालियन कमांडर, जिन्हें शेरदिल के नाम से जाना जाता था, बलवंत सिंह के नेतृत्व वाली कंपनी दुश्मन के घात में फंस गई थी। उन्होंने 3 दिन और 3 रात अपनी टुकड़ी का नेतृत्व करते हुए दुश्मन के हमलों को कई बार नाकाम किया, लेकिन आखिरी मोर्टार हमले में एक बड़ा छर्रा उनकी पसलियों में जा लगा, जिससे वे गिर पड़े। पीछे हटने का आदेश दिया जा चुका था। बची हुई ताकत को बचाने के लिए टुकड़ी को आगे बढ़ना था। मुझे छोड़ दो, तुम सब जल्दी पीछे हटो, यह आदेश है। बलवंत सिंह जी ने पेट में उठते असहनीय दर्द को सहते हुए चिल्लाया, लेकिन जब टुकड़ी पीछे हटने लगी तो जयप्रकाश, जो उस समय 20 साल का एक युवा प्लाटून कमांडर था, ने आदेश नहीं माना। साथियों, कमांडर साहब अभी भी वहां हैं, हम कमांडर को नहीं छोड़ सकते। गोलियों की बौछार के बीच जयप्रकाश और 3 अन्य सैनिक वापस लौटे। उन्होंने बलवंत सिंह जी को एक चट्टान से टिके हुए पाया। उनकी वर्दी खून से लथपथ थी, हाथ में अभी भी कसकर पिस्तौल पकड़े हुए थे। जय, तुमने मेरे आदेश की अवहेलना की, बलवंत सिंह जी ने धीमी आवाज में कहा। जयप्रकाश ने कुछ नहीं कहा। उसने अपनी बनियान फाड़ी, अपने कमांडर के घाव पर जितना हो सके लपेटा और फिर चिल्लाया, नंबर 2 और 3, हमें कवर दो। नंबर 4, मेरी मदद करो, कमांडर को उठाओ। एक दुबले पतले जवान ने अपने लगभग 80 किलो के कमांडर को अपनी पीठ पर लाद लिया और जलते हुए जंगल को पार किया। वे दौड़े, वे रेंगे, वे जमीन पर लेट गए। गोलियां कानों के पास से सनसनाती हुई निकल रही थीं। उनके आसपास बम फट रहे थे। जब वे सुरक्षित रेखा से कुछ ही मीटर दूर थे,
तो एक मोर्टार उनके पास फटा। लेट जाओ, जयप्रकाश चिल्लाया और बलवंत सिंह को बचाने के लिए अपने शरीर का इस्तेमाल किया। एक छोटा लेकिन नुकीला छर्रा जयप्रकाश के दाहिने घुटने में सीधा जा धंसा। उसने अपने दांत भींच लिए। कोई कराह नहीं, और बलवंत सिंह को अपने साथ घसीटते हुए आगे बढ़ता रहा। जब वे सुरक्षित क्षेत्र में पहुंचे तो जयप्रकाश अपने बचाए हुए कमांडर के बगल में बेहोश होकर गिर पड़ा। उस चोट के कारण जयप्रकाश को सेवा से जल्दी सेवानिवृत्त होना पड़ा। वह अपने गांव लौट आया, अपने पैर में गोली के टुकड़े के साथ जी रहा था। एक साधारण किसान के रूप में जीवन बिता रहा था। कभी कोई मांग नहीं की, कभी अपनी सेवा का उल्लेख नहीं किया। जबकि बलवंत सिंह ठीक होने के बाद लड़ते रहे, कई शानदार उपलब्धियां हासिल कीं और अंततः एक सम्मानित जनरल के पद तक पहुंचे। लेकिन अपने दिल में बलवंत सिंह हमेशा खुद को झड़ी महसूस करते थे। एक जान का कर्ज। प्रिया, मैं अभी वहां आ रहा हूं, तुम वहीं रुको। किसी भी तरह डॉक्टरों से अपने पिता को बचाने के लिए कहो, मैं अभी निकल रहा हूं। बलवंत सिंह ने फोन काट दिया। उनकी आंखें लाल हो गईं। अब वह मिलनसार माली बलवंत नहीं थे, वह शेर दिल थे। वह तेजी से कमरे में गए, अपना पुराना लकड़ी का संदूक खोला जहां उन्होंने अपनी सबसे महत्वपूर्ण यादें रखी थीं। उन्होंने करीने से लटकी अपनी जनरल की वर्दी, अपने पदकों और सेवा सितारों को नजरअंदाज कर दिया। नहीं, उन्होंने वह सब नहीं लिया। उन्होंने एक और कुर्ता पजामा का सेट लिया जो उनके पास सबसे अच्छा था। उन्होंने एक जूट का थैला उठाया, कुछ कपड़े, हाल ही में खरीदा हुआ घी का एक डिब्बा और इस महीने की अपनी सारी बची हुई पेंशन एक पुराने रुमाल में बड़े करीने से लपेट कर रख ली। एक पड़ोसी ने बलवंत सिंह जी को हड़बड़ी में बाहर निकलते देखा और जल्दी से पूछा, फौजी साहब, कहां जा रहे हैं इतनी जल्दी में? क्या मैं अपने बेटे को बुलाऊं? वह आपको मोटरसाइकिल से बस स्टैंड छोड़ आएगा। नहीं, धन्यवाद। बलवंत सिंह जी की आवाज कर्कश और दृढ़ थी। मुझे एक जरूरी काम है, घर का ध्यान रखना। बहन जी। बलवंत सिंह जी तेजी से बस अड्डे की ओर चले और दिल्ली जाने वाली पहली अंतर शहरी बस को रोका। वह किसी को परेशान नहीं करना चाहते थे। वह यह भी नहीं चाहते थे कि कोई जाने कि वह कौन है। 20 से अधिक वर्षों की सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें एक साधारण व्यक्ति होने की आदत हो गई थी। बस खचाखच भरी हुई थी और बुरी तरह हिल रही थी। पसीने, डीजल और यात्रियों द्वारा लाए गए फलों की गंध आपस में मिल गई थी। बलवंत सिंह जी सबसे पीछे की सीट पर बैठे, अपने झूठ के थैले को कसकर पकड़े हुए। उनका दिल आग की तरह जल रहा था। जय, तुम्हें मेरा इंतजार करना होगा। तुमने मेरी जान बचाई थी, तुम्हें मेरा इंतजार करना होगा। जय। 4 घंटे बाद अंतर शहरी बस दिल्ली के बस टर्मिनल पर पहुंची। थके हुए और सुबह कप टूटने की घटना के कारण थोड़े गंदे कुर्ते में बलवंत सिंह जी नीचे उतरे। वह शोरगुल वाले टर्मिनल के बीच में भ्रमित थे। उन्हें खुद को शांत करने में कुछ पल लगे। एक ऑटो रिक्शा बुलाया और सीधे नेशनल सेंट्रल हॉस्पिटल की ओर चल दिए। अस्पताल उनके सामने ऊंचा खड़ा था, एक भव्य और आधुनिक इमारत, युद्ध के मैदान पर आपातकालीन स्वास्थ्य चौकी से बहुत अलग। लोग इधर उधर आ जा रहे थे, सभी व्यस्त थे, उनके चेहरे चिंतित थे। बलवंत सिंह जी को अजीब लगा। ठंडा, आलीशान माहौल और कीटाणुनाशक की विशिष्ट गंध ने उन्हें थोड़ा विचलित कर दिया। उन्होंने इधर उधर पूछा और अंततः 8वीं मंजिल पर गहन चिकित्सा इकाई आईसीयू का कमरा ढूंढ लिया। कांच का स्वचालित दरवाजा खुला। एयर कंडीशनर से ठंडी हवा का एक झोंका उनके चेहरे पर लगा। बलवंत सिंह जी हिचकिचाते हुए नर्स की मेज की ओर बढ़े। कांच की मेज के पीछे एक युवा सुंदर नर्स साफ सुथरी सफेद वर्दी में अपने मोबाइल फोन से खेलने में व्यस्त थी। उसके नेमप्लेट पर लिखा था हेड नर्स रिया। उसके बगल में चश्मा पहने एक युवा पुरुष डॉक्टर, बुद्धिमान लेकिन थोड़ा अहंकारी चेहरे वाला, मेज पर टिका हुआ नर्स रिया से बातें कर रहा था। उसकी नेमप्लेट पर लिखा था डॉ रेजिडेंट रोहन। बलवंत सिंह जी ने धीरे से कांच खटखटाया। माफ कीजिए सिस्टर। डॉक्टर। सिस्टर रिया ने अपना चेहरा उठाया। बलवंत सिंह जी के पहनावे को देखकर उसकी सुंदर भौहें तुरंत तन गईं। उसने बलवंत सिंह जी को सिर से पांव तक देखा। गंदे बगीचे के जूतों से लेकर फीके कुर्ते और फटे पुराने झूठ के थैले तक। किससे मिलना है? रिया की आवाज रूखी थी। उसकी आंखें वापस फोन की स्क्रीन पर चली गईं। माफ कीजिए सिस्टर, मैं जयप्रकाश नाम के एक मरीज के बारे में पूछना चाहता हूं। सुना है कि वह यहां गंभीर हालत में भर्ती है।
बलवंत सिंह जी ने कहा। उनकी आवाज अभी भी थकान से कांप रही थी। डॉक्टर रोहन ने बीच में ही बात काट दी। उसका लहजा तिरस्कारपूर्ण था, जैसे वह किसी निम्न स्तर के व्यक्ति से बात कर रहा हो। मिलने का समय खत्म हो गया है बाबूजी। मिलने का समय शाम 4 से 5 बजे तक है। आप पढ़ नहीं सकते क्या? घोषणा सामने बहुत बड़ी लिखी हुई थी। हाँ, मुझे पता है, लेकिन बलवंत सिंह जी ने समझाने की कोशिश की। मैं उसका पुराना साथी हूं। मैं गांव से बहुत दूर से आया हूं, अभी पहुंचा हूं। सुना है कि वह बहुत गंभीर है, शायद नहीं बचेगा। कृपया डॉक्टर, सिस्टर, मुझे अपने पुराने दोस्त को बस एक बार देखने दीजिए, बस एक बार। सिस्टर रिया ने अब अपना फोन रख दिया और अपनी बाहें सीने पर बांध लीं। आप तो बड़े आराम से बोल रहे हैं, बस एक बार कितना लंबा होता है। अगर हर कोई आपकी तरह बस एक बार कहेगा तो यह आईसीयू बाजार बन जाएगा। उसने उपहास किया। यह आईसीयू है अंकल, इंटेंसिव केयर यूनिट। समझते हैं इसका मतलब? यहां सब गंभीर मरीज हैं। यहां सब कुछ संक्रमण रहित होना चाहिए। आप खुद अपना पहनावा देखिए, इतना गंदा। अंदर कीटाणु ले जाएंगे। अगर दूसरे मरीजों को संक्रमण हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? क्या आप जिम्मेदारी लेंगे? डॉक्टर रोहन ने ताना मारते हुए कहा। जयप्रकाश, ओह, मुझे याद है। गंभीर स्ट्रोक का मामला, मस्तिष्क में व्यापक रक्तस्राव, बचने की संभावना 1% भी नहीं है। सुबह से भर्ती है, लेकिन उसके परिवार ने अभी तक प्रशासनिक अग्रिम भुगतान भी नहीं किया है। निश्चित रूप से वे अच्छी दवाओं का खर्च भी नहीं उठा पाएंगे। आप अंदर जाकर क्या करेंगे? क्या आप डॉक्टर हैं, या आप बस अंदर जाकर रोने धोने और हमारा काम बिगाड़ने वाले हैं? इतना कहने के बाद रोहन और रिया फिर से बातें करने लगे, जानबूझकर बलवंत सिंह जी को नजरअंदाज करते हुए। आज रात फिल्म देखने चलेंगे ना? सुना है फिल्म अच्छी है। जरूर चलेंगे डॉक्टर, आज की ड्यूटी बहुत खराब है। अजीब अजीब मरीजों से पाला पड़ रहा है। वे हंसे। बूढ़े सैनिक बलवंत सिंह जी को एक अदृश्य छाया की तरह मानते हुए अपमान अब महसूस होने लगा था। बलवंत सिंह जी ने अपने झूठ के थैले को कसकर पकड़ लिया। 50 साल पहले अपनी सैन्य वर्दी में वह एक सम्मानित कमांडर थे। 50 साल बाद एक फीके कुर्ते में उन्हें 2 युवा लोगों द्वारा अपमानित किया जा रहा था, जो उनके पोते पोतियों की उम्र के थे। लेकिन उन्हें गुस्सा नहीं आया, उन्हें बस कड़वाहट महसूस हुई। जय अंदर मौत के कगार पर पड़ा था और वह उससे मिल नहीं सकते थे। वह वहीं खड़े रहे, एक मूर्ति की तरह, बिना हिले। बलवंत सिंह जी की दृढ़ चुप्पी ने नर्स रिया को और भी परेशान कर दिया। वह बस सुरक्षा गार्ड को बुलाने ही वाली थी कि स्वचालित कांच का दरवाजा फिर से खुला। एक मोटे पेट वाला अधेड़ व्यक्ति, एक महंगे चमकदार सूट पहने, एक बड़ी टोकरी में आयातित फल लिए हुए अंदर आया। महंगे इत्र की खुशबू तुरंत फैल गई। अचानक नर्स रिया और डॉ रोहन का रवैया 180 डिग्री बदल गया। अरे मिस्टर वर्मा, आप पिताजी से मिलने आए हैं सर। नर्स रिया ने विनम्रता से अभिवादन किया। उसकी आवाज जितनी हो सके उतनी मीठी बना दी गई थी। डॉ रोहन भी जल्दी से सीधा खड़ा हो गया, सम्मान में सिर झुकाया। नमस्कार सर, आज आपके पिताजी की हालत स्थिर है। हमने निदेशक के निर्देशानुसार सबसे अच्छी दवा दी है। वर्मा नाम के उस व्यक्ति ने संतुष्टि से सिर हिलाया। धन्यवाद डॉक्टर, सिस्टर, मैं बस थोड़ी देर के लिए अंदर जा रहा हूं, भले ही मिलने का समय थोड़ा निकल गया हो, कृपया समझें। ओह जरूर सर, जरूर, कोई बात नहीं। आपके पिताजी का मामला खास है, निदेशक की ओर से संदेश है। जरूर सर, डॉ रोहन ने कहा। उसने जल्दी से अंदर का दरवाजा खोल दिया। डॉ रोहन के पास से गुजरते हुए मिस्टर वर्मा ने चुपके से एक मोटा लिफाफा रोहन के कोट की जेब में डाल दिया। ड्यूटी पर मौजूद दोस्तों के लिए कॉफी खरीद लेना। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपने क्यों तकलीफ की? रोहन चौड़ा मुस्कुराया, अनजाने में अपने कोट की जेब को थपथपाया जो अब फूल गई थी। बलवंत सिंह जी ठीक बगल में खड़े थे, यह पूरा दृश्य देख रहे थे। उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा। अब वह समझ गए, यह यहां का नियम था। उनके पास महंगा सूट नहीं था, आयातित फलों की टोकरी नहीं थी और निश्चित रूप से मोटा लिफाफा भी नहीं था। उनके पास सिर्फ एक दोस्त का दिल था और इस जगह पर उस दिल की कोई कीमत नहीं थी। व्यवसायी अंदर गलियारे में गायब हो गया। नर्स रिया मुड़ी। बलवंत सिंह जी को अभी भी वहीं खड़ा देखकर उसका चेहरा तुरंत ठंडा और क्रूर हो गया। यह बूढ़ा आदमी बहुत जिद्दी है। आप जाना नहीं चाहते, है ना? क्या मैं सुरक्षा गार्ड को बुलाकर आपको बाहर निकलवा दूं? ठीक उसी समय
एक युवा लड़की पीले चेहरे और सूजी हुई आंखों के साथ दौड़ती हुई आई। वह प्रिया थी, जयप्रकाश की बेटी। उसने अभी अभी प्रशासनिक औपचारिकताएं पूरी की थीं और अग्रिम राशि का भुगतान किया था। बलवंत सिंह जी को देखकर वह आधी हैरान और आधी राहत महसूस कर रही थी। बलवंत अंकल, आप सच में आ गए। धन्यवाद अंकल। फिर वह नर्स रिया की ओर मुड़ी, विनती करते हुए, सिस्टर प्लीज, ये बलवंत अंकल हैं, मेरे पापा के साथी। ये मेरे पापा के लिए एक हीरो की तरह हैं। प्लीज अंकल को बस थोड़ी देर के लिए अंदर जाने दीजिए। पापा लगातार उनका नाम ले रहे हैं। नर्स रिया ने फिर से ताना मारते हुए मुस्कुराया। साथी, हीरो, यहां हर किसी के पास कोई ना कोई बहाना होता है। मैंने कहा कि मिलने का समय खत्म हो गया है। तुम भी नहीं समझती हो, है ना? पहले से ही पूरी प्रशासनिक राशि नहीं चुका पाई हो और अब इतनी सारी मांगे। या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे पिता को घर ले जाने के लिए कागजात पर हस्ताक्षर करवा दूं? यहां इलाज कराने का कोई फायदा नहीं, बस पैसे की बर्बादी है। वैसे भी वह नहीं बचेगा। वह क्रूर शब्द प्रिया के दिल में एक चाकू की तरह चुभ गए। वह तुरंत सिसकने लगी। सिस्टर, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मैं सच कह रही हूं, रिया चिल्लाई। और यह बूढ़ा आदमी, देखो उसका पहनावा, गंदा, बदबूदार, अंदर जाकर कीटाणु फैलाएगा। यहां के मरीज बहुत गंभीर हैं। अगर थोड़ा सा भी संक्रमण हुआ तो वे मर सकते हैं। आप जानते हैं, आपका दोस्त शायद अपनी बीमारी से नहीं मरेगा, लेकिन आपके लाए हुए कीटाणु से मर सकता है। बलवंत सिंह जी ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उस दिन पहली बार उनकी आवाज गुस्से से कांप उठी। तुम एक सैनिक का अपमान नहीं कर सकती। हे भगवान, सैनिक डॉ। रोहन ने उपहास करते हुए हंसा। यह कौन सा जमाना है? अभी भी युद्ध की बातें कर रहे हो? यह एक अस्पताल है बाऊजी, युद्ध का मैदान नहीं। यहां पैसा और मेडिकल रिकॉर्ड चलते हैं, कोई साथी वाथी नहीं। कृपया बाहर जाइए। ऐसा ना हो कि हमें जबरदस्ती करनी पड़े। नर्स रिया का धैर्य अब जवाब दे चुका था। उसने आंतरिक फोन उठाया। सुरक्षा, कृपया अभी आईसीयू में आए। कोई हंगामा कर रहा है। एक बूढ़ा आदमी, गंदे कपड़े पहने हुए, 2 लंबे तगड़े सुरक्षा गार्ड तुरंत प्रकट हुए। उन्होंने बलवंत सिंह जी और फिर नर्स रिया को देखा, थोड़े हिचकिचाते हुए। सर, माफ कीजिए, बेहतर होगा कि आप घर चले जाएं। नियम ऐसे ही हैं सर, हमें भी अच्छा नहीं लग रहा, एक गार्ड ने धीरे से कहा। बलवंत सिंह जी ने दोनों गार्डों को देखा, फिर नर्स रिया और डॉ रोहन को। उन्होंने अपने बगल में सिसकती हुई प्रिया को देखा। वह हंगामा नहीं करना चाहते थे। वह नहीं चाहते थे कि उनकी वजह से प्रिया को और मुश्किलों का सामना करना पड़े। वह धीरे से मुड़े। बलवंत अंकल, मत जाइए अंकल। प्रिया ने उनका हाथ पकड़ लिया। बलवंत सिंह जी ने धीरे से लड़की के हाथ पर थपथपाया। कोई बात नहीं, मैं कहीं नहीं जा रहा। मैं बाहर बगीचे में इंतजार करूंगा। जब तुम्हारे पिताजी होश में आए तो मुझे बुला लेना, ठीक है? रोना मत, तुम्हारे पिताजी एक सैनिक हैं, तुम्हें भी मजबूत बनना होगा। यह कहकर बलवंत सिंह जी आईसीयू से बाहर चले गए। वह ठंडे लॉबी से गुजरे, लिफ्ट से नीचे उतरे और अस्पताल के बगीचे में एक पत्थर की बेंच पर बैठ गए। आसमान में बूंदाबांदी शुरू हो गई थी। साल के अंत की बारिश की ठंड हड्डियों तक महसूस हो रही थी। बलवंत सिंह जी पत्थर की बेंच पर सिकुड़कर बैठे थे, अपने झूठ के थैले को कसकर पकड़े हुए। उन्होंने थैला खोला, घी का डिब्बा निकाला। यह उन्होंने जय के लिए तैयार किया था। जंगल में वे सबसे ज्यादा घी की 1 चम्मच के लिए तरसते थे। उन्होंने घी के डिब्बे को देखा, उनकी आंखें भर आईं। जय, मैं यहां हूं, लेकिन तुमसे मिल नहीं सकता। तुम हिम्मत रखना दोस्त। बारिश अब और तेज होने लगी थी। ठंडी बूंदें उनकी झुकी हुई पीठ पर सुइयों की तरह चुभ रही थीं। वह सिर्फ ठंड से ही नहीं कांप रहे थे, बल्कि सीने में घुटन के कारण भी। एक बूढ़ा सैनिक जिसने अपना जीवन देश के लिए समर्पित कर दिया था, आज उसी देश में उन लोगों द्वारा अपमानित हो रहा था जिनकी उसने रक्षा की थी। बलवंत सिंह जी आगे क्या करेंगे? क्या उनका साथी बच पाएगा? मानवता, नैतिकता और छिपे हुए सच की कहानी अभी शुरू हुई है। यदि आप भी गुस्से में हैं और देखना चाहते हैं कि न्याय कैसे मिलेगा, तो सब्सक्राइब बटन दबाएं और घंटी को अभी चालू करें, ताकि आप उस सबसे रोमांचक हिस्से को न चूकें जहां एक फोन कॉल पूरे अस्पताल को हिलाकर रख देगा। आइए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। आसमान और भी काला हो गया। बारिश मूसलाधार हो रही थी। अस्पताल ने बत्तियां जला दी। उनकी पीली रोशनी बारिश के पर्दे को चीर रही थी, जिससे माहौल और भी ठंडा हो गया।
बलवंत सिंह जी अभी भी पत्थर की बेंच पर एक मूर्ति की तरह बैठे थे। वह पूरी तरह से भीग चुके थे। उनका पतला फीका कुर्ता उनके दुबले शरीर से चिपक गया था। वह बुरी तरह कांप रहे थे। गुजरने वाले कुछ मरीजों के परिवार वाले उस बेचारे बूढ़े बेघर आदमी को दया से देख रहे थे। किसी ने तो उस पर कुछ सिक्के भी फेंके। बलवंत सिंह जी ने उन्हें उठाया और चुपचाप बेंच पर वापस रख दिया। वह जा नहीं सकते थे। उन्हें एक पूर्वाभास था, एक बूढ़े सैनिक का पूर्वाभास, जिसने जीवन और मृत्यु को बहुत करीब से देखा था कि अगर वह आज रात चले गए तो उन्हें फिर कभी जय से मिलने का मौका नहीं मिलेगा। जय ने उनकी जान बचाई थी। जब उनका दोस्त अपनी आखिरी लड़ाई लड़ रहा हो तो वह बस ऐसे ही नहीं जा सकते थे। उनके दांत किटकिटाने लगे। वह जानते थे कि अगर वह यहां बैठे रहे तो वह खुद ही गिर पड़ेंगे। उन्होंने अपना अंतिम निर्णय लिया। उन्होंने अपने कुर्ते की भीतरी जेब में हाथ डाला, एक जेब जिसे कई बार सिला गया था, कांपते और ठंड से नीले पड़ चुके हाथों से। उन्होंने एक पुराने प्लास्टिक के थैले में लिपटा हुआ एक नोकिया 1202 फोन निकाला। उन्होंने कांपते हुए बटन दबाए। एक पीली नीली स्क्रीन कमजोर रूप से जली। उन्होंने संपर्क सूची खोली। केवल एक नंबर एक नाम के साथ सहेजा गया था, हरीश। उन्होंने पिछले 5 सालों से इस नंबर पर फोन नहीं किया था, जब से वह पूरी तरह से सेवानिवृत्त हुए थे और अब सांसारिक मामलों में शामिल नहीं होना चाहते थे। उन्होंने एक गहरी सांस ली, कॉल बटन दबाया, दृश्य बदला। अस्पताल के अंदर वीआईपी बैठक कक्ष में प्रोफेसर डॉ हरीश, नेशनल सेंट्रल हॉस्पिटल के मुख्य निदेशक, एक 50 वर्षीय व्यक्ति जिनके बाल सफेद होने लगे थे, एक बहुत ही तनावपूर्ण बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उनके चारों ओर विभागाध्यक्ष और वरिष्ठ प्रोफेसर थे। वे एक उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारी के ऑपरेशन की योजना पर चर्चा कर रहे थे। एक ऐसा ऑपरेशन जो इस अस्पताल के भविष्य को निर्धारित करने वाला था। माहौल बहुत तनावपूर्ण था। निदेशक हरीश एक रिपोर्ट सुनते हुए अपनी भौहें सिकोड़ रहे थे। अचानक उनकी मेज पर लाल रंग का एक विशेष आंतरिक फोन जोर से बजा। सब लोग चौंक गए। यह एक ऐसा फोन नंबर था जिसका इस्तेमाल केवल आपातकालीन और बहुत महत्वपूर्ण कॉलों के लिए किया जाता था। निदेशक हरीश ने गुस्से में फोन उठाया। कौन है? मैं एक बैठक में हूं, उन्होंने डांटा। दूसरी तरफ एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। केवल मूसलाधार बारिश की आवाज आ रही थी। फिर एक गहरी, शांत लेकिन अधिकारपूर्ण आवाज सुनाई दी। एक ऐसी आवाज जिसे हरीश ने सोचा था कि वह कभी नहीं भूलेंगे, लेकिन यह भी कभी नहीं सोचा था कि वह इस लाइन पर फिर से सुनेंगे। हरीश, क्या तुम्हें मेरी आवाज याद है? निदेशक हरीश स्तब्ध रह गए। उनका पूरा शरीर जम गया। मैं बलवंत, शेरदिल। निदेशक हरीश के हाथ से महंगा पेन लकड़ी की मेज पर गिर पड़ा। शेरदिल। हरीश हकलाए। उनका मन तुरंत लगभग 30 साल पहले की एक भयानक याद में चला गया। उस समय हरीश एक युवा सैन्य डॉक्टर थे। हाल ही में स्नातक हुए थे और सीमा इकाई में तैनात थे। एक आधिकारिक यात्रा के दौरान वह घने जंगल में खो गए थे। गंभीर मलेरिया से पीड़ित हो गए थे और एक नदी के किनारे पड़े थे। मौत का इंतजार कर रहे थे। तभी एक गश्ती दल वहां से गुजरा। उसका नेता, एक लंबा और दृढ़ उच्च अधिकारी, ने उन्हें पाया। वह उच्च अधिकारी ही थे जिन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी बनियान फाड़कर उनके शरीर को पोंछा, अपने हाथों से दवा का इंजेक्शन लगाया और फिर उन्हें कई किलोमीटर तक जंगल से होते हुए स्वास्थ्य चौकी तक अपनी पीठ पर लाद कर ले गए। वह व्यक्ति थे सैन्य कमांडर जनरल सेवानिवृत्त बलवंत सिंह, जिन्हें शेरदिल के नाम से जाना जाता था। वह व्यक्ति जिसने उनकी जान बचाई थी। हे भगवान, कमांडर साहब! हरीश चिल्लाए और तुरंत अपनी कुर्सी से उछल पड़े। बैठक कक्ष में मौजूद प्रोफेसर और डॉक्टर हैरान थे, समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है। हरीश की आवाज कांप रही थी, लगभग सुनाई नहीं दे रही थी। कमांडर साहब, आप कहां हैं? आपने मुझे इस लाइन पर फोन क्यों किया? क्या कोई आपात स्थिति है सर? दूसरी तरफ बलवंत सिंह जी की आवाज कमजोर लग रही थी, बारिश और खांसी की आवाज के साथ मिली हुई थी। मैं तुम्हारे अस्पताल में हूं। मैं आईसीयू के सामने एक पत्थर की बेंच पर बैठा हूं। बहुत तेज बारिश हो रही है, बहुत ठंड है हरीश। निदेशक हरीश का दिल जैसे धड़कना बंद हो गया। मैं जय से मिलने आया था, एक पुराना दोस्त जिसने कभी मेरी जान बचाई थी। वह अंदर गंभीर हालत में भर्ती है। एक पल का सन्नाटा, लेकिन उन्होंने मुझे अंदर नहीं जाने दिया हरीश। उन्होंने कहा कि मिलने का समय खत्म हो गया है। उन्होंने कहा कि मैं गंदा
फटे पुराने कपड़े पहने हूं। उन्होंने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। उन्होंने मुझे बाहर निकाल दिया। मैं दोपहर से यहां बैठा हूं। क्रैक! निदेशक हरीश ने मेज पर रखे क्रिस्टल के एशर ट्रे को तोड़ दिया। उनका चेहरा पीला पड़ गया और फिर गुस्से और घबराहट से लाल हो गया। बैठक खत्म। वह अपने अधीनस्थों पर चिल्लाए, एक ऐसा गुस्सा जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। उन्होंने और कुछ नहीं कहा, सीधे बैठक कक्ष से बाहर भागे। दर्जनों प्रोफेसरों और डॉक्टरों को भ्रम में एक दूसरे को देखते हुए छोड़ दिया। हरीश जितनी तेजी से हो सके दौड़े। दौड़ते हुए उन्होंने अपना मोबाइल फोन दबाया। सुरक्षा, बगीचे में सारी फ्लड लाइट चालू करो। आईसीयू, वीआईपी कमरा तैयार करो। हृदय, फेफड़े और न्यूरोसर्जरी के सभी विभागाध्यक्ष 5 मिनट में आईसीयू में इकट्ठा हों। सुपर आपातकालीन परामर्श। हरीश बिना छाते की परवाह किए मुख्य लॉबी से बाहर भागे। वह मूसलाधार बारिश में बगीचे की ओर दौड़े। सुरक्षा चौकियों से फ्लड लाइटें तेज रोशनी से जल उठीं और उन्होंने उसे देखा। ठंडी पत्थर की बेंच पर एक दुबला पतला बूढ़ा आदमी पूरी तरह भीगा हुआ सिकुड़कर बैठा था, एक जूट के थैले को कसकर पकड़े हुए। उसका पूरा शरीर बुरी तरह कांप रहा था। कमांडर साहब! हरीश चिल्लाए। उनकी आवाज बारिश के पर्दे को चीर गई। वह दौड़कर उनके पास पहुंचे। तुरंत बलवंत सिंह जी के सामने एक घुटने पर बैठ गए। उनके आंसू बह रहे थे, बारिश के पानी के साथ मिल रहे थे। उन्होंने कांपते हुए जल्दी से अपना महंगा कोट उतारा और बलवंत सिंह जी के दुबले शरीर पर लपेट दिया। फिर लॉबी में शरण लिए हुए सभी सुरक्षा गार्डों, नर्सों और मरीजों के परिवारों के सामने प्रोफेसर डॉ. हरीश, नेशनल सेंट्रल हॉस्पिटल के मुख्य निदेशक, सीधे खड़े हुए, अपने हाथ को माथे तक उठाया, एक आदर्श सैन्य सलाम दिया। रिपोर्टिंग, कमांडर साहब, मैं कर्नल सेवानिवृत्त डॉ. हरीश, मुख्य निदेशक, अस्पताल उपस्थित हूं। मैं कमांडर साहब को इंतजार कराने के लिए बहुत बहुत माफी मांगता हूं। मैं सजा के लिए तैयार हूं। बलवंत सिंह जी ने अपना चेहरा उठाया। ठंड के कारण उनकी आंखें धुंधला गई थीं। उन्होंने अपने सामने वाले व्यक्ति को पहचानने की कोशिश की। हरीश, तुम बड़े और बूढ़े हो गए हो। मैं तुम्हें लगभग पहचान नहीं पाया। जी हां कमांडर साहब, यह मैं हूं। मैं। हरीश एक छोटे बच्चे की तरह रोए। साहब, आप इस हाल में कैसे? आप आए और मुझे फोन क्यों नहीं किया? मैं तो बस जय से मिलने आया था। मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था, बलवंत सिंह जी ने धीमी आवाज में कहा। निदेशक हरीश के हंगामे और चीखने की आवाज ने नर्स रिया और डॉ. रोहन को उत्सुक कर दिया और वे देखने के लिए बाहर भागे। उन्होंने आईसीयू के दरवाजे से बाहर कदम रखा और उनके सामने के दृश्य ने दोनों को स्तब्ध कर दिया। उनके निदेशक, वह व्यक्ति जिससे वे सबसे ज्यादा डरते थे, बारिश के पानी के एक गड्ढे में एक घुटने पर झुके हुए थे, सम्मानपूर्वक अपना कोट उस गंदे देहाती बूढ़े आदमी पर डाल रहे थे जिसे उन्होंने अभी अभी अपमानित और बाहर निकाला था। और उनके निदेशक उन्हें सैन्य सलाम दे रहे थे और उन्हें कमांडर साहब कह रहे थे। डॉ. रोहन हैरान रह गया। कमांडर जनरल। नर्स रिया का चेहरा पीला पड़ गया। उसने उस कोट को पहचान लिया जो निदेशक हरीश ने उस बूढ़े आदमी को पहनाने के लिए इस्तेमाल किया था। वह कोट जिसकी कीमत उसकी साल भर की तनख्वाह के बराबर थी। निदेशक हरीश ने अपना चेहरा उठाया। उनकी आंखें गुस्से से लाल थीं, भीड़ पर नजर दौड़ाते हुए। उनकी नजर नर्स रिया और डॉ. रोहन पर रुक गई, जो अभी भी आईसीयू की वर्दी पहने हुए थे। कौन? हरीश चिल्लाए। उनकी आवाज गड़गड़ाहट से भी ज्यादा तेज थी। तुम में से किसने यह किया? किसने मेरे कमांडर साहब को यहां से बाहर निकाला? डॉ. रोहन बुरी तरह कांप रहा था। उसका महंगा चश्मा गिरकर टूट गया। वह हकलाया, निदेशक, मुझे नहीं पता था। मैं तो बस प्रक्रिया का पालन कर रहा था। नर्स रिया पहले ही कमजोर हो चुकी थी। वह गीले फर्श पर बैठ गई। मैं माफी मांगती हूं, मुझे नहीं पता था। निदेशक हरीश ने उनकी परवाह नहीं की। वह सुरक्षा गार्डों की ओर मुड़े। इन दोनों लोगों के एक्सेस कार्ड ब्लॉक कर दो। इन्हें अभी बाहर निकालो। कल सुबह इन्हें एक विस्तृत रिपोर्ट लिखने और नैतिक समिति के सामने लाने के लिए कहो। मैं खुद उस सुनवाई की अध्यक्षता करूंगा। फिर वह मुड़े और सावधानी से बलवंत सिंह जी को खड़ा होने में मदद की। कमांडर साहब, मैं माफी मांगता हूं। चलिए अंदर चलिए सर, आपको कपड़े बदलने होंगे, नहीं तो आप बीमार पड़ जाएंगे। लेकिन बलवंत सिंह जी ने हरीश का हाथ झटक दिया। उन्होंने अपनी बची हुई ताकत का इस्तेमाल करते हुए
हरीश की बाह को कसकर पकड़ लिया। छोड़ो हरीश, वह सब बाद में, अभी सबसे जरूरी जय है, उसे बचाओ, मेरे दोस्त को बचाओ। निदेशक हरीश को होश आया। उन्होंने दृढ़ता से सिर हिलाया। जी हां, आदेश का पालन होगा कमांडर साहब। उन्होंने तुरंत बलवंत सिंह जी को गोद में उठा लिया। बूढ़े आदमी के कमजोर प्रतिरोध की परवाह किए बिना और अस्पताल के अंदर भागे। वीआईपी कमरा, सूखे कपड़े लाओ, अदरक की गर्म चाय। डॉक्टर, अभी कमांडर साहब के स्वास्थ्य की जांच करो। फिर वह हाल ही में पहुंचे वरिष्ठ प्रोफेसरों और डॉक्टरों की टीम की ओर मुड़े। उन सभी के चेहरे तनाव और भय से भरे थे। आईसीयू में जयप्रकाश नाम का मरीज, उसे सुपर इंटेंसिव केयर यूनिट में स्थानांतरित करो। सभी हृदय, फेफड़े और न्यूरोसर्जरी विशेषज्ञों को इकट्ठा करो। किसी भी तरह कमांडर साहब के साथी को बचाओ। यह अनुरोध नहीं है, यह एक आदेश है। पूरा अस्पताल हिल गया था, एक आपात स्थिति की तरह व्यस्त था। बलवंत सिंह जी को वीआईपी प्रतीक्षालय में ले जाया गया। सबसे अच्छी नर्सों द्वारा उनकी देखभाल की गई, उनके कपड़े बदले गए और उन्हें कंबल ओढ़ाया गया। उन्होंने अदरक की गर्म चाय का एक घूंट पिया। धीरे धीरे उनका शरीर गर्म होने लगा। इस बीच ऑपरेशन रूम में निदेशक हरीश व्यक्तिगत रूप से जयप्रकाश के लिए परामर्श का नेतृत्व कर रहे थे। सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा विशेषज्ञों और सबसे उन्नत उपकरणों की पूरी एकाग्रता के साथ एक चमत्कार हुआ। जयप्रकाश, जो मौत के कगार पर था, धीरे धीरे वापस खींच लिया गया। 2 दिन बाद जयप्रकाश गंभीर स्थिति से बाहर आ गया था और उसे एक विशेष देखभाल कक्ष में स्थानांतरित कर दिया गया था। वह होश में था, हालांकि अभी भी बहुत कमजोर था। बलवंत सिंह जी अस्पताल द्वारा प्रदान किए गए साफ कपड़ों में बिस्तर के बगल में बैठे थे। उन्होंने अपने दोस्त के दुबले और कठोर हाथ को कसकर पकड़ रखा था। तुम होश में आ गए जय? बलवंत सिंह जी ने अपनी भावनाओं को नियंत्रित किया। जयप्रकाश ने अपनी आंखें खोली, अपने सामने वाले व्यक्ति को पहचानने की कड़ी कोशिश की। उसके होंठ हिले। कमांडर बलवंत। कमांडर साहब यहां क्यों हैं? मैं तुमसे मिलने आया हूं। बलवंत सिंह जी मुस्कुराए। तुम बहुत जिद्दी हो, युद्ध के मैदान में भी तुम नहीं मरे। अब यह बीमारी तुम्हें कैसे हरा सकती है? तुम्हें अभी भी मेरे साथ एक कप कॉफी पीनी है। आप करता है बात, आप करता है तुम्हें बात है। जयप्रकाश कमजोर रूप से मुस्कुराया। उसकी आंखों के कोनों से आंसू बह निकले। निदेशक हरीश दरवाजे पर खड़े थे, चुपचाप देख रहे थे। उन्होंने अंदर आने की हिम्मत नहीं की, उस पवित्र क्षण को भंग करने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने पूरे अस्पताल में, विशेष रूप से कर्मचारियों के रवैये और नैतिकता के बारे में एक पूर्ण ऑडिट का आदेश दिया था। नर्स रिया और डॉ रोहन को नौकरी से निकाल दिया गया था और उनके अमानवीय व्यवहार और हिप्पोक्रेटिक शपथ के गंभीर उल्लंघन के कारण संभवतः उनके प्रैक्टिस लाइसेंस को हमेशा के लिए रद्द कर दिया जाएगा। बारिश में निकाले गए बूढ़े सैनिक और निदेशक को किए गए एक फोन कॉल की कहानी पूरे अस्पताल में फैल गई थी, जो एक बहुत महंगी सीख बन गई थी। निदेशक हरीश ने उन 2 बूढ़े सैनिकों को देखा, एक जनरल और एक साधारण सैनिक। हाथ में हाथ डाले उन्हें एक बात का एहसास हुआ, चिकित्सा नैतिकता किताबों में लिखी या दीवारों पर लटकी कोई चीज नहीं थी। चिकित्सा नैतिकता मानवता और टीम भावना थी। खून और आग से तपा हुआ भाईचारे का बंधन उन कठोर बेजान नियमों से कहीं ज्यादा पवित्र था। बलवंत सिंह जी मुड़े और हरीश को देखा। उन्होंने सिर हिलाया। धन्यवाद हरीश, तुमने मेरे दोस्त को बचा लिया। निदेशक हरीश अंदर आए, अपना सिर झुकाया। नहीं कमांडर साहब, बल्कि आपने इस अस्पताल में नैतिकता और मानवता को बचाया है। 6 महीने बाद एक सूखी गर्म दोपहर को शहर के किनारे एक गंदे और भीड़ भाड़ वाले पारंपरिक बाजार में एक महिला बदबूदार कूड़े की गाड़ी को ढकेलने के लिए संघर्ष कर रही थी। उसने एक फीके नारंगी रंग की सफाई कर्मचारी की वर्दी पहनी हुई थी। उसका चेहरा मैला और गंदा था, जिसमें अब उस घमंडी सुंदरता का कोई निशान नहीं था जो पहले थी। वह रिया थी। नौकरी से निकाले जाने और प्रैक्टिस लाइसेंस रद्द होने के बाद कोई भी अस्पताल या क्लिनिक उसे काम पर रखने को तैयार नहीं था। उसे जीवित रहने के लिए यह काम करने के लिए मजबूर होना पड़ा। वहां से ज्यादा दूर नहीं, एक दुबला पतला आदमी एक गंदी कमीज पहने चिलचिलाती धूप में खड़ा था। गुजरने वाले लोगों को बीमा बेचने की कोशिश कर रहा था। सर, मैडम, स्वास्थ्य बीमा सर, सस्ता है, बीमार पड़ने पर काम आएगा। वह रोहन था।
नौकरी से निकाले जाने और ब्लैकलिस्ट होने के बाद एक संभ्रांत डॉक्टर के रूप में उसका करियर समाप्त हो गया था। ठीक उसी समय एक काले रंग की सेडान कार, कोई लग्जरी कार नहीं बल्कि अस्पताल की एक आधिकारिक कार, धीरे धीरे सड़क के किनारे रुकी। निदेशक हरीश नीचे उतरे। उन्होंने सम्मानपूर्वक पीछे का दरवाजा खोला और दो बूढ़े आदमियों को बाहर निकलने में मदद की। वे बलवंत सिंह जी और जयप्रकाश थे। 6 महीने के गहन उपचार के बाद जयप्रकाश चमत्कारिक रूप से ठीक हो गए थे। आज बलवंत सिंह जी जयप्रकाश को नियमित जांच के लिए लाए थे। जयप्रकाश जी का स्वास्थ्य अब बहुत अच्छा है। कमांडर साहब को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, निदेशक हरीश ने खुशी से कहा। धन्यवाद हरीश, हम अंदर पैदल ही चले जाएंगे, थोड़ी कसरत भी हो जाएगी। बलवंत सिंह जी जोर से हंसे और जयप्रकाश के कंधे पर थपथपाया। बाजार के दो अलग अलग कोनों से रिया और रोहन दोनों उस दृश्य को देखकर स्तब्ध रह गए। उन्होंने निदेशक हरीश को उन दो बूढ़े आदमियों के सामने सम्मान से झुकते देखा। उन दोनों सैनिकों के खुश और स्वस्थ चेहरे देखकर रिया ने जल्दी से अपना चेहरा नीचे कर लिया, अपनी टोपी खींच ली और एक बदबूदार संकरी गली में गायब हो गई। रोहन ने भी अपना मुंह फेर लिया। पसीना उसकी कमीज की पीठ को भिगो रहा था और बीमा बेचने के अपने व्यर्थ काम को जारी रखा। यही अंतिम विरोधाभास था। अहंकार और अमानवीय रवैये ने उन्हें जीवन के सबसे निचले स्तर पर धकेल दिया था, जबकि मानवता और भाईचारे के बंधन ने 2 जानें बचाई थीं और एक पेशे की नैतिकता की प्रतिष्ठा को बहाल किया था। हमारी कहानी यहीं समाप्त होती है। उन लोगों के लिए एक राहत भरा अंत जो भावनाहीन थे और एक पवित्र भाईचारे के बंधन के लिए एक योग्य सम्मान। नर्स रिया और डॉ रोहन की हरकतों के बारे में आपकी क्या राय है? और क्या आपने कभी इस तरह की नैतिकता की अविस्मरणीय कहानी देखी या अनुभव की है? कृपया नीचे अपनी टिप्पणी छोड़ें। आपकी हर टिप्पणी एक बहुमूल्य समर्थन है जो हमें जीवन में अच्छाई के मूल्यों को फैलाने में मदद करती है। सुनने के लिए धन्यवाद।